चलिए जी। लास्ट क्लास में क्वालिटी ऑफ डेटा एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन को काफी ज्यादा डिटेल के अंदर हम लोग देख चुके हुए थे। ठीक है ना। इसमें फर्दर कुछ क्वेश्चंस वगैरह हम लोगों ने डिस्कस करने हैं जो कलेक्टिवली जब हम एरर्स अनसर्टेनिटीज का टॉपिक कर लेंगे तो कलेक्टिवली इनके जो है क्वेरी सेशन हम लोग रख लेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अनसर्टेनिटी। मैंने कहा था कि एरर्स के अंदर वो जो कैलकुलेशन ऑफ एरर्स है या फिर जो इसका एक रेंज ऑफ एक्यूरेसी डिसाइड करता है उसको हमने अनसर्टेनिटी का नाम दिया था। तो यहाँ पे इसकी हेडिंग ले लेते हैं सबसे पहले। अनसर्टेनिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट आसान सा टॉपिक जरूर है। थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है इसके अंदर जो बच्चों को रहती है। ठीक है। विद प्रैक्टिस इट नीड्स प्रैक्टिस टू हर मैथमेटिकल पार्ट है। ठीक है। ये चीज अगर इसकी अच्छी प्रैक्टिस कर ली जाए तो ये हल हो जाएगी। वरना अगर इसकी लैक ऑफ प्रैक्टिस है थोड़ी बहुत कंफ्यूजन आप रखते हैं, प्रैक्टिस कम रहती है, कवर अप नहीं हो पाता, तो वो थोड़ा सा फिर ये है कि इशू करता रहता है। नो व्हाट अनसर्टेनिटी इज। तो हम लोगों ने एक टॉपिक जब हम एरर्स का टॉपिक कर रहे थे तो वहां पे हम लोगों ने एक एग्जांपल ली थी। ठीक है। वो एग्जांपल थी कि एरर, तो हमने कहा कि वो डेविएशन है। ठीक है। और मैंने कहा था कि हर डेविएशन या हर एरर इनकरेक्ट आंसर नहीं कहलाया जा सकता। मैंने कहा था कि एक रेंज ऑफ एक्यूरेसी रहती है जिस रेंज के अंदर रहते हुए जो हमारा आंसर है वो चाहे आंसर इज चाहे वो मेजर्ड हो चाहे वो कैलकुलेटेड हो, उसकी एक रेंज होगी जिस रेंज के अंदर रहते हुए हम ये कहते हैं कि जनाब इट इज सेड टू बी इनएक्यूरेट आंसर। अब मैंने कहा था कि लेट्स से कि मैंने एग्जांपल दी थी क्रिकेट की, क्रिकेट मैच की, जहाँ पे बॉलिंग जब जहाँ करवा रहे होते हैं तो वहां पे टारगेटेड एरिया तो हमारा विकेट्स होता है, लेकिन उसके अलावा भी हमारे पास एक एक्सेप्टेबल रेंज होती है जहाँ पर हम अपार्ट फ्रॉम विकेट हिट कर सकते हैं, जिस रेंज तक हिट कर सकते हैं ऑन बोथ दी साइड्स ऑफ द विकेट्स। एंड इवन वो तो आपके पास स्टॉपर भी होता है अगर हम गेम की डिटेल्स में जाए तो, पर हम गेम की डिटेल्स में नहीं जा रहे इस वक्त। हम समझ रहे हैं कि एक्सेप्टेबल रेंज क्या है। नाउ दिस एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ आंसर कि जहां तक आपकी आपका एरर एक्सेप्टेबल होगा, दैट रेंज इज रेफर्ड एज अनसर्टेनिटी। कि इस रेंज की हद तक रहते हुए अगर आप डेविएशन है आपके आंसर के अंदर, इस रेंज स्पेसिफिक रेंज के अंदर रहते हुए आपका आंसर डेविएट कर रहा है, मेजरमेंट या कैलकुलेशन डेविएट कर रही है विद इन दिस लिमिट, तो वो एक्सेप्टेबल आंसर होगा। एंड दैट रेंज इज बेसिकली referred एज अनसर्टेनिटी। तो अगर मुझे अनसर्टेनिटी को टेक्निकली डिफाइन करना हो तो मैं इसको इस तरह कर सकता हूँ कि इट्स द रेंज ऑफ एक्यूरेसी। या फिर मैं इसको इस तरह भी कह सकता हूँ कि मार्जिन ऑफ एक्सेप्टेबल एरर। मार्जिन ऑफ एक्सेप्टेबल एरर। ये दोनों तरीके, रेंज ऑफ एक्यूरेसी या मार्जिन ऑफ एक्सेप्टेबल एरर या एक्सेप्टेबल डेविएशन इन द आंसर। ठीक है। इसको डिफाइन कर सकते हैं अनसर्टेनिटी को इस तरह। अब अनसर्टेनिटी को हम जब एरर की रेंज लिख रहे होते हैं तो अनसर्टेनिटी को जब हम अपने आंसर के साथ लिखते हैं तो वो हम किस तरह लिख रहे होते हैं, अ वे टू रिप्रेजेंट एन अ वैल्यू विद इट्स रेंज। वो कुछ इस तरह की है। अगर हम रिप्रेजेंटेशन देखें एरर्स की तो ये रिप्रेजेंट किया जाता है ए। फॉर एग्जाम्पल एनी वैल्यू, कोई भी एक मेजरमेंट वैल्यू हमारे पास ए है और एरर इन ए। अब ये ए आपके पास क्या है, a is the let's say the actual value। ठीक है। वैल्यू ऑफ एनीथिंग, वैल्यू ऑफ मेजरमेंट और समथिंग जो भी है, इट्स अ वैल्यू कैलकुलेटेड और रिकॉर्डेड वैल्यू। ये जो हम लोगों ने डेल ए लिखा, दिस इज रेफर्ड एज डेल ए, इसको हम कहते हैं एरर।
इसको हम नाम देते हैं अनसर्टेनिटी का, कि डेल ए इज द अनसर्टेनिटी इन ए, या फिर डेल ए इज द एरर इन ए। अब जो जाहिर सी बात है, जब हम एरर रेफर कर रहे हैं तो हम एक्सेप्टेबल एरर रेंज की बात कर रहे हैं कि जनाब इतना एरर रेंज एक्सेप्टेबल है। एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि लेट्स से कि मैं लेंथ मेजर कर रहा था, तो मैंने लिखा 9.1 प्लस माइनस 0.1 मीटर्स। नाउ ये 9.1 is the actual value and 0.1 is the acceptable range। एक्सेप्टेबल रेंज का मतलब ये है कि मेरा जो आंसर है, जो लेंथ की वैल्यू है, इट कुड वेरी फ्रॉम 9.0 टिल 9.2। ये मेरे पास मार्जिन आ गया ऑफ एरर, मार्जिन ऑफ एक्यूरेसी आ गई इस एरर के इस वैल्यू के अंदर। तो बेसिकली अनसर्टेनिटी या फिर एरर वैल्यू आप इसको रेफर करते हैं, ठीक है। इसको एक्चुअली या फिर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी रेफर किया जाता है, तो इस चीज को भी यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि दिस इज आल्सो रेफर्ड एज एब्सोल्यूट या फिर एक्चुअल अनसर्टेनिटी, एक्चुअल एरर। अच्छा, मतलब इसको एब्सोल्यूट या फिर एक्चुअल इसलिए बोला कि दिस गिव्स द एग्जैक्ट वैल्यू विद द सेम यूनिट कि कितना मार्जिन मौजूद है। इस चीज का कंपैरिजन कि एब्सोल्यूट का एक्चुअल मतलब, ये एक्चुअल एरर का एक्चुअली मतलब क्या है, ये जब हम अदर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन लाइक फ्रैक्शनल और परसेंटेज पढ़ेंगे तब ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि इसको मैंने एब्सोल्यूट या फिर एक्चुअल एरर का नाम क्यों दिया। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये एरर डिसाइड कौन कर रहा है, ये जो एकदम एक हमने वैल्यू लिख दी है 9.1 प्लस माइनस 0.1, तो ये जो वैल्यू आई थी 0.1, ये डिसाइड किसने की थी? क्या ये लिबर्टी मेरे पास है कि मैं खुद अपनी मर्जी से बोलूं कि यार जनाब जो मैंने कैलकुलेशन की थी उसके अंदर मैं रेंज इतनी डिसाइड कर रहा हूँ, या फिर स्पेसिफिक कोई कैलकुलेशन है? नहीं, स्पेसिफिक कैलकुलेशन या फिर स्पेसिफिक रूल है। देखिए, अगर अब एरर की बात करेंगे तो एरर आपकी कैलकुलेशन में हो सकता है। एरर कैलकुलेशन में क्यों आएगा? क्योंकि आपकी मेजरमेंट्स में एरर होगा। मेजरमेंट में एरर कहाँ आएगा? क्योंकि आपकी जो मेजरमेंट प्रोसेस था उसके अंदर लिमिटेशंस आ सकती हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो एरर है उसकी बुनियाद, जो डेविएशन है उसकी बुनियाद इंस्ट्रूमेंटल या फिर परफॉर्मेंस लिमिटेशंस थी। तो हम एरर को डिफाइन करते हैं फ्रॉम द अपैरेटस लेवल। हम एरर की जो रेंज है, जो एक्सेप्टेबल रेंज है या जो मार्जिन है, इसको हम डिफाइन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू अ फिजिकल इंस्ट्रूमेंट, अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो वो क्या चीज है, पहले उसको लिख लेते हैं, उसके बाद फिर मैं उसको समझाता हूँ। मैं लिखूंगा, अब मेरे साथ साथ दिख रहे हैं। अब लिखेंगे फॉर अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, फॉर अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट अनसर्टेनिटी या फिर एरर इज द लीस्ट काउंट, इज द लीस्ट काउंट, एंड कुछ केसेस में हाफ ऑफ द लीस्ट काउंट, तो वो केसेस भी डिस्कस करेंगे। हाफ ऑफ लीस्ट काउंट ऑफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब ये लीस्ट काउंट या हाफ ऑफ द लीस्ट काउंट वाली क्या कहानी है? देखिए, पहली बात तो ये जहन में बिठा लें, एक दफा रिपीट करता हूँ कि जो एरर है उसकी बुनियाद जो होगी ना जनाब, वो आएगी आपके पास फ्रॉम मेजरमेंट्स। ठीक है ना, जो आप मेजरमेंट परफॉर्म करेंगे। अब लेट्स से कि मैं कोई एक इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा हूँ, हम मीटर रूल की एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, लीस्ट काउंट को समझते हैं, लीस्ट काउंट क्या है, फिर मीटर रूल की वर्किंग के ऊपर आते हैं। लेट्स से कि ये मेरे पास अ पार्ट ऑफ मीटर रूल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। मैंने कहा कि ये मेरे पास एक मीटर रूल था। A small section of it is shown over here,
ठीक है, एंड सो ऑन। मैंने कहा कि इस पे जो रीडिंग थी, लेट्स से इफ दिस इज 8, दिस इज 9 एंड दिस इज मेजरिंग इन सेंटीमीटर्स, तो लीस्ट काउंट क्या होगा? दिस वैल्यू would be referred as its least count. जो स्मॉलेस्ट डिवीजन होता है, जो स्मॉलेस्ट डिवीजन की रीडिंग होती है, वो उसका लीस्ट काउंट होता है। तो लीस्ट काउंट क्या है, जरा वो यहाँ लिख देते हैं, स्मॉलेस्ट डिवीजन इज द लीस्ट काउंट। ठीक है, तो हमारे केस में यहाँ पे इन दिस केस ये जो लीस्ट काउंट है फॉर स्केल, ये हो गया 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है जरा, यहाँ से मेरे पास रीडिंग आ गई 0.1 सेंटीमीटर की। अब लेट्स से कि मैं कोई भी एक चीज जो है वो मेजर कर रहा हूँ, लेट्स से कि दिस वाज दैट स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसको मैं मेजर कर रहा हूँ यहाँ पे, एंड अगेन इट गोज लॉन्ग बिलो, हमें नहीं पता कि ये कहाँ से कहाँ तक चलता हुआ आ रहा है। जैसे हमने बोला ये एक चीज है, इसको मेजर कर रहे हैं। अब उसका लेवल मैंने चेक किया कि वो कहाँ तक है। सो लेट्स से कि दिस वाज द एक्चुअल आई लेवल रीडिंग। तो इसके अंदर जो मैं गलती की गुंजाइश दे रहा हूँ, वो अ +0.1 एंड अ -0.1। इसकी एक्चुअल रीडिंग यहाँ पर मेरे पास आ रही है 8.9, और इसके अंदर जो मैं गलती की गुंजाइश दे रहा हूँ वो प्लस एंड माइनस, मतलब फ्रॉम विद रिस्पेक्ट टू अ पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर, वो मैंने कहा 0.1। तो ये एक प्रॉपर रीडिंग हो गई मेरे पास। रीडिंग मतलब इसको मैंने कहा दिस वॉज लेंथ एल प्लस माइनस, ये मेरे पास हो गया डेल। तो द वैल्यू मतलब द लेंथ एंड डेल एल मतलब एरर या फिर अनसर्टेनिटी ऑफ लेंथ। हाफ ऑफ द लीस्ट काउंट का क्या चक्कर है? हाफ ऑफ द लीस्ट काउंट क्या मतलब, क्या मतलब इसकी इसके पीछे मसलहत है कि हम हाफ ऑफ द लीस्ट काउंट को भी कंसिडर कर रहे हैं। देखिए, ये तो था आपके पास एक मीटर रूल, राइट? अब देयर माइट बी सर्टेन इंस्ट्रूमेंट्स जहां पर आपके पास रीडिंग कुछ इस तरह की हो कि जिसका जिसका जो सेंट्रल पार्ट है, मतलब समथिंग इन बिटवीन द डिवीजन इज आल्सो रीडेबल। फॉर एग्जांपल, यूजुअली हम थर्मोमीटर की एग्जांपल लेते हैं इसके अंदर, ठीक है ना? तो थर्मोमीटर्स आर बेसिकली कर्व्ड इन शेप, मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे उनका वो जो स्ट्रक्चर होता है वो काम कर रहा होता है। तो मैंने कहा लेट्स से थर्मोमीटर कुछ इस टाइप का आपके पास मार्क हुआ होगा, ठीक है, ये उसके ऊपर कैलिब्रेशन मार्क्स लगेंगे। ठीक। अच्छा, अब मैं कहूँ कि जो इसकी कैलिब्रेशन है वो कुछ इस तरह की है, लेट्स से कि मैंने कहा 20, 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26। ठीक है, अब टेक्निकली देखा जाए तो इसका लीस्ट काउंट इज 1 डिग्री सेंटीग्रेड। लेट्स से मैंने इसको यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं कि इट्स मेजरिंग समथिंग इन डिग्री सेंटीग्रेड। तो लीस्ट काउंट तो इसका हो गया था आपके पास 1 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे, लेट्स से कि आपके पास कोई भी एक जो रीडिंग लेवल था, वो लेट्स से कि यहाँ तक आया, ठीक है, तो कोई भी इसको आसानी बता सकता है कि जनाब ये जो रीडिंग आपने लिखी है ना यहाँ पे, ये कुछ करीब 24.5 है। ये रीडिंग जो हमने मार्क की, तो इसको हमने कहा कि 24.5। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो हाफ डिवीजन है, इट इज मेजरेबल, इट इज एक्चुअली मेजरेबल। मैं इसको हाफ पे मेजर कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ से इसको टेम्परेचर की अनसर्टेनिटी करार दूँ। तो फॉर थर्मोमीटर्स फॉर एग्जाम्पल वी यूज हाफ ऑफ द लीस्ट काउंट बिकॉज इट्स मेजरेबल। तो यहाँ पे इसकी रीडिंग इट वुड बी 24.5 प्लस माइनस 0.5,
ठीक है, डिग्री सेल्सियस, तो दिस वुड बी, तो ये हो गया आपके पास टेम्परेचर फॉर एग्जांपल, और ये हो गया डेल टी, मतलब द वैल्यू टेम्परेचर की एंड द एरर। जैसे हमने कहा कि ये, इसको हम वैल्यू कहते हैं और इसको हम एरर या फिर अनसर्टेनिटी का नाम देते हैं। तो यहाँ पे भी हमने कहा था लेंथ की जो आंसर है, जो वैल्यू है, उसको हम ये वैल्यू का नाम दिया, और ये जो चीज थी +-0.1 करके, इसको हमने अनसर्टेनिटी या फिर एरर का नाम दिया। अच्छा, किस चीज को रिपीट करना है जरा ये मुझे जरा बताइएगा एग्जैक्टली किस पॉइंट को। अच्छा, थर्मोमीटर वाला डायग्राम मैंने एक दफा दोबारा समझे, मैंने एक एग्जांपल लिया थर्मोमीटर की। अब जरूरी नहीं कि थर्मोमीटर का स्ट्रक्चर एग्जैक्टली इसी तरह का हो। मैंने कहा कि फॉर सर्टेन measuring instruments, if the least count is large enough that you can highlight या specify in between the 2 points. For example, least count है 24, 25, 26, लेकिन अगर मेरे पास टेम्परेचर लेवल यहाँ पर आया हुआ है, तो मैं इसको 0.5 इजीली रीड कर सकता हूँ, राइट। तो वहां पे मैं जो एरर है, जो अनसर्टेनिटी है, वो मैं इसको हाफ लूंगा, ना के 1 होल, बिकॉज इट्स रीडेबल। ठीक है, तो जो एरर का यहाँ पे साइज हुआ, ये एक्सेप्टेबल रेंज हुई, वो 1 के बजाय, मतलब लीस्ट काउंट के बजाय हाफ ऑफ द लीस्ट काउंट हो गया। से यूजली फॉर थर्मोमीटर्स हम इसको हाफ लेते हैं। क्लियर हुई बात। चले, अब ये तो हो गया अनसर्टेनिटी, और अनसर्टेनिटी की एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन, अनसर्टेनिटी की जो बेसिक रिप्रेजेंटेशन है, जो कि मैंने यहाँ पर लिखी कि दिस इज द बेसिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनसर्टेनिटी। ठीक है, अब देखिए, जब भी आप अनसर्टेनिटी मेजर करेंगे और अनसर्टेनिटी की वैल्यूज एरर्स के साथ वैल्यूज को लेकर होंगे, तो यहाँ पे दो चीजें बहुत अहम है, सिग्निफिकेंट फिगर और डेसिमल प्लेसेस। फिलहाल सिग्निफिकेंट फिगर एंड डेसिमल प्लेसेस की जो चीजें हैं, उसको थोड़ी देर के लिए साइड में रख करके हम पहले इसको, इसकी कैलकुलेशन समझ लेंगे, और बिल्कुल आखिर में जब कैलकुलेशन को थोड़ा सा होल्ड आ जाएगा, फिर हम इसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड आंसर, इसके डेसिमल प्लेसेस को भी समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, इसके रिप्रेजेंटेशन बेस पे चले जाएंगे। आप एरर को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, किन किन तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो हम देख रहे हैं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ एरर। हमने लिखा है यहाँ पे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ एरर्स। देखो, देखिए, एक तरीके कार तो आपके पास वो है, आप अपने एरर को एब्सोल्यूट फॉर्म में या एक्चुअल फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इज द एक्चुअल या फिर एब्सोल्यूट आंसर। एब्सोल्यूट या फिर मैंने कहा एक्चुअल अनसर्टेनिटी। एग्जामिनर आपसे रेफर करे अनसर्टेनिटी निकाले, फॉर एग्जाम्पल उसने कोई भी वैल्यू दी, कोई कैलकुलेशन दी, उसने बोला फाइंड आउट दी अनसर्टेनिटी, तो इसका मतलब ये है कि वो आपसे सिर्फ एब्सोल्यूट की बात कर रहा है। अगर किसी अदर फॉर्म में, ये अदर फॉर्म इज फ्रैक्शनल एंड परसेंटेज। फ्रैक्शनल आपसे कभी का, फ्रैक्शनल इज एन इंटरमीडिएट स्टेज, जो तो हम परसेंटेज के लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर फर्दर कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। वी नेवर रिप्रेजेंट एरर इन फ्रैक्शन फॉर्म। तीसरा है परसेंटेज। अनटिल एंड अनलेस वो आपको मेंशन ना करे कि जनाब परसेंटेज फॉर्म में आंसर दो, या हद तक कभी कर दे उसका शौक हो कि जनाब फ्रैक्शन फॉर्म में आंसर दो, जब तक कि वो ना बोले आपने नहीं करना। अगर उसने सिंपल रेफर किया अनसर्टेनिटी, द वैल्यू ऑफ समथिंग विद इट्स अनसर्टेनिटी, तो मतलब वो एक्चुअल की बात कर रहा है। एक्चुअल क्या था आपके पास, ए +- डेल ए। तो ये जो डेल ए है, दिस इज द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द एरर। ठीक है, द सेकंड फॉर्म जिसके अंदर हम एरर को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज फ्रैक्शनल।
और जैसे मैंने कहा कि फ्रैक्शनल is not an ultimate way of representing the error, but it's rather used as an intermediate calculation for finding out composite errors या फिर percentage errors. Absolute या fractional error is जब error is written as a fraction of its own value. ठीक है, तो fractional error क्या है? Error as a fraction of its actual value. मतलब del A divided by A, ये मेरे पास हो गया जनाब फ्रैक्शनल एरर. दिस ओवर हियर would be referred as a fractional error. जो भी एरर की वैल्यू थी, ठीक है ना. अब एग्जांपल अगर मैं जो गिवन डेटा था उससे एग्जांपल लूँ, चले एक ही साथ कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन एग्जांपल के तौर पे जो हम लोगों ने वैल्यू यहाँ पे कोट की थी 9.1 प्लस माइनस 0.1, इसको अगर मैं फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखूंगा तो मैंने कहा कि यहीं से एग्जांपल लेकर के चलते हैं. 9.1 प्लस माइनस 0.1, तो लेंथ का एक्चुअल या एब्सोल्यूट एरर आपके पास 0.1 है. इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखूंगा तो दिस वुड बी 0.1 डिवाइड बाय 9.1. अब जो भी डेसिमल में वैल्यू आ रही है मेरे पास, दिस वुड बी द आंसर. अब अगर मैं इसका डेसिमल में वैल्यू निकाल भी ले, लेट्स से कि हम इसको डेसिमल में कैलकुलेट करते हैं. मैंने कहा 0.1 डिवाइड बाई 9.1, तो मेरे पास वैल्यू आती है इसकी, जो एरर आ रहा है मेरे पास, फ्रैक्शनल एरर, इट इज 0.01. अब देखिए 0.01, मुझे इससे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हो रहा कि ये एरर एक्चुअली क्या है. यहाँ से देखने में अंदाजा हो रहा है कि 0.1 एक्चुअल वैल्यू है 9.2 या 9.0, इसलिए इसका एक्चुअल बोला गया. तो मैंने कहा कि ये फ्रैक्शनल जो है वो एक्चुअली आपके पास एक इंटरमीडिएट स्टेज है. फ्रैक्शनल का असल मकसद समझ में आएगा जब हम थर्ड फॉर्म परसेंटेज को समझेंगे या फिर कॉम्पोजिट एरर की तरफ जाएंगे. परसेंटेज क्या है? फ्रैक्शन परसेंटेज के फॉर्म में आपने एरर को रिप्रेजेंट किया. परसेंटेज एरर क्या है, या परसेंटेज अनसर्टेनिटी भी बोला जाता है. एरर रिप्रेजेंटेड एज अ परसेंटेज ऑफ इट्स एक्चुअल वैल्यू. अब ये एक्चुअल वैल्यू क्या है, देखें ये एक्चुअल वैल्यू है आपके पास, ए इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ इट्स एक्चुअल वैल्यू. मतलब अब देखो, परसेंटेज निकालते तो फ्रैक्शंस को 100 से मल्टीप्लाई कर देना है. फ्रैक्शन आप निकाल चुके हो, डेल ए ओवर ए इंटू 100, सिंपल एज दैट. ठीक है, तो दिस वुड बी द फ्रैक्शनल एरर परसेंटेज. अब मुझे एग्जाम्पल हम लेकर के चल रहे थे, अगर उसी की बात करें तो उस लेंथ के अंदर अगर मैं परसेंटेज एरर निकालूंगा तो आई बी राइटिंग 0.01, जो फ्रैक्शनल एरर था, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देता हूँ डायरेक्टली. ठीक है, तो ये मैंने कहा दिस वाज द फ्रैक्शनल एरर, 1% ऑफ द एरर. इसका आंसर आ रहा है. तो अब फाइनल आंसर वुड बी ईदर कोटेड इन दिस वे, आंसर विद इट्स एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, या फिर फाइनल आंसर वुड बी कोटेड. मैंने कहा लेंथ की हम बात कर रहे थे, तो मैंने कहा 9.1 प्लस माइनस 1.0%. ये जनाब हो गया आपके पास एरर. तो एरर either would be calculated and expressed in this way, either it would be expressed in percentage error. जहां तक फ्रैक्शनल एरर की बात है तो फ्रैक्शनल एरर इज एन इंटरमीडिएट स्टेज यूज टू फाइंड आउट परसेंटेज एरर, या फिर हम उसको कैलकुलेशंस में इस्तेमाल कर रहे हैं. अब वो कैलकुलेशंस क्या है? कैलकुलेशंस ये है कि देखें, जब आप किसी भी चीज से, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट लेते हैं, तो ये तो बात समझ में आ गई कि उस इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशंस के हिसाब से
हम उसमें एक रेंज ऑफ एरर दे देते हैं, एक्सेप्टेबल एरर की एक मार्जिन बना देते हैं, एक रेंज ऑफ एक्यूरेसी हम वहां पे दे देते हैं। लेकिन जब उसी को मैं इस्तेमाल करता हूँ इन फर्दर प्रोसेसिंग, लाइक कैलकुलेशंस, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ, स्क्वायर में जा रहा है, अंडर रूट जा रहा है, तो आपको नहीं लगता कि वो जो एरर की एक्सेप्टेबिलिटी रेंज थी वो भी कैरी फॉरवर्ड हो रही है? तो इसका मतलब ये है कि मुझे मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ एरर्स भी आना चाहिए, कि इन केस अगर मैं अपनी ऑलरेडी एक वैल्यू जिसके अंदर एरर के इम्कान हैं उसको फर्दर प्रोसेस कर रहा हूँ, तो जो फर्दर प्रोसेस डेटा होगा उसके अंदर भी एक एरर होगा जो कैरी फॉरवर्ड जा रहा होगा। हम उसको देख रहे हैं, ठीक है ना? तो वहां पे पहले ये समझ लेते हैं, देखें जी जिया भाई, पहले हम उसको समझेंगे कि पहले उसकी कैलकुलेशन तो देख लें करनी क्या है, फिर फर्दर कैलकुलेशन की तरफ जाएंगे हम, सही है ना? तो फॉर एग्जाम्पल, यहां तक की बातें क्लियर है आपको? मुझे बताइएगा। चले, अब पहले आपने ये देखना है कि कैलकुलेशन करेंगे किस तरह, फिर उसके बाद कैलकुलेशन के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो हम देख रहे हैं मैथमेटिकल ट्रीटमेंट्स ऑफ एरर। आप हेडिंग लेंगे मेरे साथ, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ एरर्स। अब मैथमेटिकल ट्रीटमेंट में क्या है, मैथमेटिकल मतलब जो ऑपरेशंस हैं आपके पास, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह, सबसे पहला हम देख रहे हैं ट्रीटमेंट फॉर, हम देख रहे हैं ट्रीटमेंट फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन क्यों लिखा मैंने, एडिशन स्लैश सब्ट्रैक्शन क्यों लिखा मैंने? रीजन ये है कि जो रूल एडिशन के लिए है वही रूल आपके पास सब्ट्रैक्शन के लिए है। तो एक की फीचर ये है कि सेम रूल इज फॉलोड फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो मतलब चाहे दो चीजें ऐड हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है, रूल दोनों का सेम है। रूल क्या है तो व्हाट्स नेम, इफ टू और मोर, मैंने लिखा इफ टू और मोर quantities are added or subtracted, the error in the final value, मतलब सम के अंदर जो भी एरर होगा, is the algebraic sum of the errors of the individual values। मतलब अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम एडिंग टू थिंग्स, मतलब मैंने इनको जनरली पहले हम लिख देते हैं, जनरल फॉर्म में अगर मैं इसको लिखूं तो मैंने कहा लेट्स से कि वन ऑफ द क्वांटिटी वाज ए प्लस माइनस डेल ए, another quantity was b प्लस माइनस डेल बी। ये दो डिफरेंट वैल्यूज है, मुझे इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। तो लेट्स से कि मैंने कहा कि अ थर्ड वैल्यू सी ए प्लस बी है, तो इस सी के अंदर जो एरर आएगा दैट वुड बी एरर ऑफ ए प्लस एरर ऑफ बी। अच्छा, एग्जाम्पल, अब जरा इसकी एग्जाम्पल देखें।
एग्जाम्पल ये है कि लेट्स से कि मैंने कहा देयर वाज अ लेंथ ऑफ 9.1 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, और एक दूसरी लेंथ मैंने कहा, मैं उसको विड्थ कह देता हूँ, या इस तरह की वैल्यूज ले लेते हैं, मैंने कहा एक्स एंड वाई, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ एक्स वॉज 9.1 प्लस माइनस 0.1, और वैल्यू ऑफ वाई वॉज लेट्स से 6.4 प्लस माइनस 0.1। ये दो वैल्यूज हैं और मुझे इनको ऐड करना है। मैंने कहा कि z is defined to be x plus y। z एक वैल्यू है जो कि x प्लस वाई है आपके पास। तो देखो सबसे पहले आप z की वैल्यू, अच्छा इसमें अगर मैं डेल z निकालूंगा तो z तो आपके पास सिंपली x प्लस वाई करके आ जाएगा, ठीक है। लेकिन एरर इन z किस तरह आना है वो आपको बताना चाहिए, एरर ऑफ x प्लस एरर ऑफ वाई। अब सॉल्व कर लेते हैं। देखो z आपके पास निकलेगा 9.1 प्लस 6.4, तो ये वैल्यू आपके पास 9.5 एंड 16 15.5 आ जाती है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब एरर जो आएगा इसी के अंदर, एरर वुड बी रिटन एज, दोनों का इंडिविजुअल एरर, डेल एक्स इज 0.1 प्लस डेल वाई इज अगेन 0.1, तो ये वैल्यू मेरे पास हो जाती है 0.2। सो द फाइनल आंसर, द फाइनल वैल्यू ऑफ z would be written as 15.5. It would be written as 15.5 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर्स, ठीक है। अच्छा सिमिलरली एक एक एग्जांपल सब्ट्रैक्शन की भी ले लेते हैं। लेट्स से कि मैं कहता हूं कि यही दो एग्जांपल्स, यही दो वैल्यूज हैं हमारे पास, इन्हीं दो वैल्यूज को लेते हुए मैंने एक और एग्जांपल ली। मैंने कहा देयर इज सम वैल्यू u दैट इज x minus y, there is certain value u which is x minus y। अगर मैं u को सॉल्व करता हूं तो u would be 9.1 माइनस 6.4, ठीक है। तो u की वैल्यू निकालना तो बे इंतहा आसान हो जाएगा मेरे लिए। 9.1 माइनस 6.4 मैंने किया, द वैल्यू इज 2.7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैं डेल u निकालना जा रहा हूँ, डेल u मेरे पास किस तरह निकलेगा, वुड बी डेल एक्स प्लस डेल वाई, तो वो अगेन हो जाएगा 0.1 प्लस 0.1 और वैल्यू इज 0.2। आपके पास फाइनल वैल्यू ऑफ u जो लिखी जाएगी, u in its final state would be written as 2.7 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। अच्छा अभी एक अहम बात जो गाहे में गाहे समझाता रहूंगा और डिटेल में बिल्कुल एंड में इसको समझेंगे, एंड में ऐसे थोड़ा सा कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करने के बाद, कि दिस एरर वैल्यू हैज टू हैव सेम यूनिट। मतलब इफ द वैल्यू इज गिवन इन सेंटीमीटर तो आपके पास ये भी सेंटीमीटर में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप एरर को मिलीमीटर में कैलकुलेट कर रहे हैं और इसको आपने सेंटीमीटर में कैलकुलेट किया। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि इन दोनों की डेसिमल प्लेसेस सेम होनी चाहिए। रीजन क्या है डेसिमल प्लेस सेम रखने का, ये बिल्कुल जब उसको समझा रहा हूँ तो बता दूंगा, लेकिन इन दोनों के फिलहाल डेसिमल प्लेसेस का आपने ख्याल रखना है। डेसिमल प्लेस दोनों के सेम होने चाहिए, दूसरा दोनों के सेम यूनिट होनी चाहिए, ठीक है। इस बात को लिख करके बाकायदा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो एरर्स आपके पास वैल्यूज चाहे वो ऐड हो रही हो चाहे वो सब्ट्रैक्ट हो रही हो, उनका जो एरर निकलेगा वो एब्सोल्यूट एरर निकलेगा। एंड वो किस तरह निकलेगा, जो ऐड या सब्ट्रैक्ट होने वाली जो वैल्यूज है आपने सीधा सीधा उनके एब्सोल्यूट एरर्स को ऐड कर देना। अच्छा हाशिर ये इस वक्त थोड़ा सा मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो मैं इसको आपके इस रिक्वेस्ट के लिए खल निकालूंगा, इस वक्त थोड़ा सा मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा मुझे बताइएगा अली जिया, जिया इमरान सॉरी, यहाँ तक आपको क्लियर हो गई ये बात? चलो
अली जिया मेरे एक बहुत पुराने स्टूडेंट थे, बहुत लास्ट ईयर वो A2 पास आउट किए गए। तो ही वॉज अ वंडरफुल स्टूडेंट एंड आज मुझे वो अचानक याद आ रहा है क्लास के अंदर। चले दूसरा, अब इसके अंदर जो रूल है वो हम देख रहे हैं मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन का। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, वही वाली बात कि जो रूल मल्टीप्लीकेशन के लिए होगा वही रूल डिवीजन के लिए स्टैंड करता है। ये बोथ फॉलो द सेम रूल। तो मैंने कहा दूसरा रूल हम देख रहे हैं मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। ठीक है जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी आपने क्लास लेनी है, बिल्कुल अभी क्लास लेते रहें। ठीक है, ताकि आप जब इस क्लास का रिव्यू देखेंगे रिकॉर्डेड लेक्चर का तो वो आपको वो कैचअप आप कर लेंगे जी। तो अभी आप क्लास लें बिल्कुल लें। अच्छा जी, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के केस में आपके पास वही वाली बात अब दोबारा लिखने की जरूरत है कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए सेम रूल है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है, बल्कि काफी ज्यादा डिफरेंट है, थोड़ा नहीं काफी ज्यादा डिफरेंट। डिफरेंट ये है कि जब दो चीजें मल्टीप्लाई डिवाइड की जाती हैं, उनकी जो रिजल्टेंट वैल्यू है, जो भी उनका आंसर है, जो भी उनका प्रोडक्ट या क्वोशिएंट है, उसका एब्सोल्यूट, उसका फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी निकलेगा। एंड इट वुड बी सम ऑफ फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी ऑफ द इंडिविजुअल वैल्यूज। ठीक है, तो आप इस तरह लिखेंगे। पहले इसको एक्सप्लेन कर दूं, मैं इसको लिख दूं ताकि इनवर्ड्स आप लोगों के लिए कभी रिवीजन के लिए पढ़ने के लिए काफी हो। फिर मैं इसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन करूँ। मैंने कहा कि इफ, अच्छा देखिए मैंने वहां पर भी टू और मोर लिखा था, यहाँ पर भी टू और मोर लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि जरूरी है कि दो ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है। अगर आप तीन ऑब्जेक्ट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे होते तो वो डेल एक्स प्लस डेल वाई प्लस डेल जी इस तरह करके हो जाता, ऐड होते चले जाती है। ठीक है ना, तो इट डजंट मीन्स कि दो ही वैल्यूज की बात है। इफ टू और मोर वैल्यूज आर मल्टीप्लाइड डिवाइडेड, मैंने कहा आर मल्टीप्लाइड या डिवाइडेड, the error in their product portion respectively is fractional error which is equal to sum of fractional error fractional errors of individual values, जो भी दो चीजें मल्टीप्लाई डिवाइड करें। ठीक है, मतलब मैंने कहा कि अगर दो वैल्यूज थी हमारे पास, एक्स वाई वाली ही एग्जांपल को कायम रखते हैं हम लोग। मैंने कहा एक वैल्यू थी मेरे पास एक्स, उसके अंदर एरर था डेल एक्स, और एक वैल्यू थी वाई और उसके अंदर एरर था डेल वाई। ठीक है, कहा यह जाता है कितना, z इज अ क्वांटिटी, एनी क्वांटिटी विच इज x मल्टीप्लाई बाय y। अब डेफिनेटली x और y मल्टीप्लाई करके z की वैल्यू तो आ गई। अब z का एरर किस तरह निकलेगा वो बहुत से समझेगा। देखिए z के अंदर अब जो एरर निकलेगा वो निकलेगा फ्रैक्शनल फॉर्म। वो आपके पास निकल रहा है फ्रैक्शनल फॉर्म के अंदर। ठीक है, और वो किस तरह निकल रहा है, फ्रैक्शनल एरर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल एरर ऑफ y। मतलब एब्सोल्यूट एरर निकल रहा था तो एब्सोल्यूट एरर्स को का एडिशन था, फ्रैक्शनल एरर निकल रहा है तो फ्रैक्शनल एरर्स का एडिशन। एरर निकलेगा एडिशन से, सब्ट्रैक्शन नहीं होने वाली कभी भी एरर के।
अब इसके अंदर ये जो आपके पास ये जो वैल्यू आई है, ये जो पूरा आपने वैल्यू निकाला है, ये फ्रैक्शनल फॉर्म है। तो मैं ये कह सकता हूं कि दिस एंटायर थिंग ओवर हियर इज इक्वल टू दी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। ठीक है ना, ये आपके पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। जब आपके पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आ जाए तो यहां से आपके पास दो रास्ते आ जाते हैं कि आप फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी से टुवर्ड्स एब्सोल्यूट भी जा सकते हैं और आप फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी से टुवर्ड परसेंटेज भी जा सकते हैं। अगर मुझे एब्सोल्यूट से, सॉरी, फ्रैक्शन से एब्सोल्यूट जाना है, तो देखिए एब्सोल्यूट जो है ना वो ये वाली वैल्यू, एब्सोल्यूट जो है वो आपके पास ये वाली वैल्यू डेल जी। तो इस पूरे में से अगर आपको डेल जी चाहिए तो मैथमेटिक्स ही कहती है कि जनाब इसको उठा करके आप मल्टीप्लाई कर दें। मैं एक दफा दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। मैंने कहा देखिए, अगर दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है या डिवाइड हो रही है, उनका एरर डायरेक्टली एब्सोल्यूट नहीं निकलेगा। उनका एरर पहले निकलेगा फ्रैक्शनल फॉर्म में, और उस फ्रैक्शनल से फिर आप एब्सोल्यूट एरर निकालें। फ्रैक्शनल एरर किस तरह निकलेगा? फ्रैक्शनल एरर निकलेगा, लेट्स से कि जी फॉर द क्वेश्चन ना, तो जी का फ्रैक्शनल एरर वुड बी फ्रैक्शनल एरर ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल एरर ऑफ वाई। ठीक है, ये सिंपल बेसिक रूल है आपके पास। अब यहाँ से अगर आपको एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए तो एब्सोल्यूट तो ये वैल्यू थी आपके पास है। तो मैथमेटिक्स ये कहती है कि अगर इस पूरे फ्रैक्शन से मैं इस जी को उधर ले जाकर के मल्टीप्लाई कर दूं तो बस एब्सोल्यूट आ गया। कैसे? एब्सोल्यूट के लिए मैंने कहा डेल जी, ये एब्सोल्यूट वैल्यू, फ्रैक्शनल एरर्स का प्रोडक्ट का सम ये था आपके पास। इस पूरी वैल्यू को आपने जी से मल्टीप्लाई किया। बेटा कोई रूल नहीं है, कोई कोई हार्ड एंड फास्ट साइंस नहीं, मैथमेटिक्स है। देखो यहाँ पे जी था, मुझे ये चाहिए ना, मैं ये इधर ले जाकर के मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। मतलब इन शॉर्ट मैंने एब्सोल्यूट एरर को सब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, अगर मुझे परसेंटेज चाहिए था, ये तो मैंने एब्सोल्यूट के लिए काम किया था ना। अगर मुझे चाहिए होता है यहाँ से परसेंटेज, तो बेटा परसेंटेज निकालते हैं फ्रैक्शनल को मल्टीप्लाई करके। तो आप ऐसा भी कर सकते हो ना कि इस वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि डेल एक्स ओवर एक्स इंटू डेल वाई ओवर वाई, इस पूरे को 100 से मल्टीप्लाई करो। बात एक ही है। मैं अलग से इसको कैलकुलेट कर, ये पूरा है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, या मतलब आपने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास परसेंटेज एरर आ गया। अब इसकी एग्जांपल में जरा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, मतलब ये थोड़ा सा आई नो ट्रबल सम हो जाएगा अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हम नहीं देख रहे थे यहाँ। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं ताकि चीजें क्लियर। लेट्स से मैं कहता हूँ वो ही लेंथ और विड्थ की वैल्यू रखते हैं। ठीक है, मैंने कहा कि कोई भी एक कार्डबोर्ड था, हमने उसको उसकी लेंथ निकाली। जैसे कि लेंथ की वैल्यू थी हमारे पास 9.1 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, उसकी वेट हमने निकाली 6.4 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ये वही वैल्यूज है जो कि अभी यूज की थी, वैल्यूज का वही होना ना होना मैटर नहीं करता। हम मेथड को देख रहे हैं, ठीक है, इस पर हमारा सारा ध्यान मेथड के ऊपर होना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, अब लेट्स से कि उस कार्डबोर्ड का मुझे एरिया निकालना है। अगर मैं एरिया कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो एरिया वुड बी लेंथ इंटू विड्थ, जो कि बेइंतहा आसान है। आप पहले एरिया की वैल्यू वैल्यूएट कर लो, 9.1 इंटू 6.4। तो ये आप मेरे साथ साथ कैलकुलेट करेंगे। 9.1 इंटू 6.4, 58.2 मेरे पास वैल्यू आ रही है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 58.2, दिस इज द एरिया। अब इस एरिया के अंदर एरर किस तरह आएगा? वी नो दैट कि, या फिर मैं इसको समझ, एरर, इन ए,
मुझे पता है कि ये दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही थी ना, तो यहाँ एरर डायरेक्टली एब्सोल्यूट तो नहीं आएगा, पहले मुझे फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा, उसके बाद फिर मैं एब्सोल्यूट या परसेंटेज में जा सकता हूँ। तो देखो एरिया का जो एरर निकलेगा वो मेरे पास फ्रैक्शनल फॉर्म में परसू, मैंने कहा लेंथ का परसेंट फ्रैक्शनल एरर प्लस विड्थ का फ्रैक्शनल एरर, इसका सॉल्व किया जाएगा। अब वो कैसे किया जाएगा? दिस वाज 0.1 बाय द वैल्यू इज 9.1, ठीक है, प्लस 0.1 डिवाइडेड बाय 6.4। देखो ये पूरा जो है ना ये आपके पास फ्रैक्शन के बराबर है। अब यहाँ से अगर आपको एब्सोल्यूट चाहिए तो व्हाट यू वुड डू इज कि आप एरिया को वहां ले जाकर के मल्टीप्लाई करोगे, जो कि आप पहले कैलकुलेट कर चुके हो। तो एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए आप चाहो तो इसको ये इसी स्टेप में कर दो, चाहे बाद में कर दो, ये सब मैथमेटिकली इजी, ये टोटली अप टू द स्टूडेंट होता है वो कहाँ पे इसको आसानी से समझता है। मैं सिर्फ समझा रहा हूँ यहाँ पे। मैंने कहा 0.1 9.1 प्लस 0.1 6.4। मैं इसको पहले भी सॉल्व कर सकता था इन फ्रैक्शंस को, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसी तरह किया जाए। हम डिफरेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस के अंदर डिफरेंट प्रोसीजर्स देख लेंगे। मल्टीप्लाई बाय द एरिया की वैल्यू, एरिया की वैल्यू आपने 58.2 कैलकुलेट की। यहाँ से आपके पास ये एब्सोल्यूट एरर आ रहा है, ठीक है। अब जरा ये वैल्यू आप मेरे साथ कैलकुलेट कीजिएगा जरा। हमने कहा कि 0.1 ओवर 9.1 प्लस 0.1 ओवर 6.4। मैं सिर्फ इस ब्रैकेट को सॉल्व करके बता रहा हूँ ताकि याद रहे। सिर्फ इस ब्रैकेट की वैल्यू बेटा, इतने से पार्ट की वैल्यू हमारे पास 0.0266 आ रही है। इतने ज्यादा डेसिमल प्लेस पे लिखते नहीं, मैंने सिर्फ लिख दिए यहाँ पे आपको समझाने की कर। बेटा ये फ्रैक्शन को मैंने सॉल्व किया, मतलब ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं अलग से भी सॉल्व कर सकता था और मैं इसको कैलकुलेटर में डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकता था अगर परसेंटेज चाहिए थी। तो 0.02 मैं इसको टू सिग्निफिकेंट फिगर पे ले आऊँ, वरना कंफ्यूजन हो जाती है सर, इतने सारे ही लिखे थे, ऐसे ही लिख दिए थे, कोई फर्क नहीं है, इंटरमीडिएट है, फाइनल आंसर नहीं है मेरा, ठीक है। अब इसको फाइनली मैं 0.027 को मल्टीप्लाई कर दूँ 58.2 से, तो 1.57 था, मैं इसको 1.8 लिख दूंगा, ठीक है, 1.6 सॉरी, मैंने लिखा 1.6। कहाँ तक जाना है? 1.58 लिख देना चाहिए था, 1.6 लिख देना चाहिए था, 1.57 पर रोक देना चाहिए था। ये सारी बातें सिग्निफिकेंट फिगर्स की ट्रीटमेंट है, डेसिमल प्लेसेस की ट्रीटमेंट है, जिसको हम पहले कैलकुलेशन पे थोड़ी सी ग्रिप लें, उसके बाद इन कंफ्यूजन में जाएंगे, अभी देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके पास सेंटीमीटर। जो यूनिट इसका था वही यूनिट आपके पास एरर का होना चाहिए। तो बेटा ये आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई थी, ठीक है। आप चाहते तो आप यहीं से परसेंटेज के फॉर्म में भी जा सकते थे। अगर मैं पूरे इस फैक्टर को 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, डेल ए ओवर ए को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब ये जो वैल्यू थी मेरे पास 0.027, सिंस ये फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है ना, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये हो जाता है आपके पास 2.7%। तो अगर एब्सोल्यूट की टर्म्स में बात करोगे तो एरर वैल्यू इज 1.6, अगर परसेंटेज की टर्म्स में बात करोगे तो एरर वैल्यू इज 2.7%। फाइनली आप अपने आंसर को, आप अपनी एरिया की वैल्यू को आप किस तरह कोड कर रहे हो, अगर मैं इसको यहीं पे कोड कर दूं, आप अपने फाइनल आंसर को इस तरह लिखोगे, इट्स 58.2 प्लस माइनस 1.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया एब्सोल्यूट फॉर्म के अंदर, और अगर परसेंटेज फॉर्म में आपसे मांगा होता तो आप इसको लिखते 58.2 प्लस माइनस 2.7% सेंटीमीटर स्क्वायर।
सो दीज आर द टू मेथड्स। आप अपने आंसर को कोट कर सकते हैं, लेकिन आंसर की फाइनल कोटेशन के ऊपर डेफिनेटली हम बार बार बोल रहा हूँ, बहस नहीं कर रहे। कैलकुलेशन इज द मेन की जो आज हम देख रहे हैं। मुझे बताइएगा, यहाँ तक ये चीजें क्लियर हुई आपको? ये वाली पूरी कैलकुलेशन ऑफ द मल्टीप्लिकेशन, इज इट क्लियर? देखें यहाँ तक तो जनाब सोचने वाली बात ही नहीं है, इसमें सोचिए बिल्कुल नॉर्मल है। डिवीजन में एग्जैक्टली यही करेंगे। देखिए अगर दो चीजें आपके पास डिवाइड हो रही होती, ठीक है ना, तो फर्क क्या आता? फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता कि आ, इन्हीं दो वैल्यूज की मैं एग्जाम्पल आगे कंटिन्यू कर देता हूँ, ठीक है ना, डिवीजन के लिए। अगर मैं आपसे कहता डिवीजन के लिए एग्जाम्पल ले रहे हैं, सेम यही प्रोसीजर है। मैंने कहा लेट से कोई भी एक वैल्यू हमारे पास ले लें आप, कि वैल्यू इज यू विच इज एल बाय डब्ल्यू। एल और डब्ल्यू की वैल्यू वही 9.81 6.4 हम लोग, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा स्पीड के अंदर काम करेंगे, देखो u की वैल्यू किस तरह आएगी? 9.1 डिवाइडेड बाय 6.4, ठीक है। या चले इसको u और इससे छोड़ देते हैं। मैं एक दूसरी एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि समझ में आए कि काम कहाँ हो रहा है। लेट्स से हम कहते हैं कि हमारे पास हमारे पास अब थोड़ा सा पेपर स्टाइल से क्वेश्चन को मैं दिखाना चाह रहा हूँ। मैंने कहा कि लेट्स से कि ये एक रजिस्टर है, ठीक है। इस रजिस्टर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है आई, और इस रजिस्टर के अक्रॉस सर्टेन पोटेंशियल की वैल्यू। मैं करंट को मेजर कर रहा हूँ एमीटर से, वोल्टेज को मीटर मेजर कर रहा हूँ वोल्ट मीटर से। दोनों मीटर से दोनों के अंदर एरर्स आएंगे, तो दोनों के अंदर अनसर्टेनिटीज आएंगी। तो लेट्स से कि जो भी मेजरमेंट थी अलोंग विद इट्स अनसर्टेनिटीज, हमें बताया गया कि करंट की जो वैल्यू थी दैट वाज 0.50 प्लस माइनस 0.01 एम्पियर, ठीक है। ये करंट की वैल्यू थी। मैं एक दफा दोबारा इसको सही से लिख दूं, 0.50 मैंने कहा। अच्छा थोड़ा सा और आंसर आ जाए तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैं वैल्यू बिल्कुल सपोज कर रहा हूँ यहाँ पे 0.01 एम्पियर। एंड लेट्स से कि वोल्टेज की वैल्यू हमें बताई गई 4.5 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट। ये हमें वैल्यूज दी गई थी, और हमसे कहा गया कि जनाब इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू आप निकाल दें। अब डेफिनेटली इस करंट और इस वोल्टेज की वैल्यू को यूज करके अगर मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू के अंदर एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ एरर की जो है ना वो गुंजाइश है। और वो किस तरह निकलेगी? सबसे पहले रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखें। रेजिस्टेंस का बेटा फॉर्मूला होता है वी ओवर आई। तो एक्चुअली ये जो हम बात कहते थे ना कि यार दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, दो चीजें डिवाइड हो रही हैं, तो वो यहाँ से देखते हैं। कौन कह रहा है मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही है? फॉर्मूला कह रहा है। मतलब मैं जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं उस हिसाब से देखूंगा, तो यहाँ पे तो मुझे डिवीजन करनी पड़ेगी। अब अगर मैं रेजिस्टेंस की सिर्फ वैल्यू निकालूंगा, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू मेरे पास बहुत आसानी के साथ आ जाएगी। 4.5 डिवाइडेड बाय 0.5, जो कि मेरे पास वैल्यू जाती है 9 ओम्स, ठीक है ना। ये वैल्यू मैंने लिख दी 9 ओम्स। अब मसला रह जाता है कि इसका एरर किस तरह कैलकुलेट किया जाएगा। तो देखें, सिंस आपके पास ये क्वेश्चन का केस है, डिवीजन का केस है, तो मैंने कहा था मल्टीप्लीकेशन हो या डिवीजन हो तो आपके पास एब्सोल्यूट नहीं आएगा, पहले फ्रैक्शनल आएगा, ठीक है ना। तो इसमें आप एक्सपर्ट हो चुके हुए हो। तो मैंने कहा डेल आर ओवर आर वो होगा डेल वी ओवर वी प्लस डेल आई
ओवर आई, राइट। अच्छा अब देखिए यहाँ से डेल बी क्या है आपके पास है 0.1, वैल्यू आपके पास 0.1 डिवाइडेड बाय 4.5 प्लस 0.01, रिस्पेक्टिवली जो भी वैल्यूज है आपने वो केयरफुली डालनी है, 0.50। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं पहले इस फ्रैक्शन को सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, इस दफा पहले मैं फ्रैक्शन को सॉल्व करूंगा। मैंने कहा 0.1 डिवाइडेड बाय 4.5 प्लस 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 0.01 डिवाइड बाई 0.50, और ये वैल्यू आपके पास से फ्रैक्शन को सॉल्व करने के बाद आती है 0.042। देखो सिर्फ फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इसकी आई है 0.042। नाउ दैट्स टोटली नॉट द फाइनल आंसर, राइट। हम परसेंटेज में भी जा सकते हैं और हम यहाँ पे इस वक्त एब्सोल्यूट में भी जा सकते हैं। अच्छा अब इस दफा जो है ना, देखो मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ, मैं इस दफा परसेंटेज पहले निकाला। परसेंटेज एरर के लिए आपको फ्रैक्शनल जो भी वैल्यू है उसको 100 से मल्टीप्लाई करना। तो फ्रैक्शनल वैल्यू तो थी आपके पास 0.042 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये वैल्यू हो गई आपके पास 4.2%। तो मतलब जो भी एरर आ रहा है वो 4.2% का है। मजेदार बात ये है कि देखो परसेंटेज एरर निकालने में आर की वैल्यू इस्तेमाल ही नहीं होगी। तो परसेंटेज एरर में एक लिबर्टी ये है कि आपको जरूरी नहीं है कि अगर मुझे डायरेक्टली को बोलते हैं ना कि सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाल दो, मैं ये निकालता ही नहीं, मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या है, मैं फ्रैक्शनल एरर्स को निकालूंगा डायरेक्टली 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन हम लोग इस वक्त एब्सोल्यूट भी निकाल रहे हैं, तो एब्सोल्यूट एरर किस तरह निकालूंगा, वी ऑल नो दैट एब्सोल्यूट आपके पास जो फ्रैक्शनल वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर दो एक्चुअल वैल्यू से, आंसर से। तो फ्रैक्शनल क्या था आपके पास, 0.042 मल्टीप्लाई बाय एरर की वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू थी आपके पास 9, है ना। आपने इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, वैल्यू आ रही है 0.38, 0.38। ठीक है, इसका यूनिट भी ओम होना चाहिए। अब देखो अपना फाइनल आंसर मैं किस तरह लिखना है। मैंने कहा रेजिस्टेंस की वैल्यू, मैं जरा यहाँ पे अपने आंसर को कोट करूंगा। रेजिस्टेंस की वैल्यू मैंने लिखी 9.0 प्लस माइनस 3.8, सॉरी 0.38 था, 3.8 तो बहुत बड़ी वैल्यू जाती है, 0.38 ओम्स। ठीक है, तो फिर मैंने कहा मैं इसको इस तरह भी लिख सकता था कि 9.0 प्लस माइनस 4.2% तो यूनिट आपके पास क्या होनी चाहिए, सेव होनी चाहिए। तो जनाब ये हो गया आपके पास एब्सोल्यूट एरर, ये हो गया आपके पास परसेंटेज एरर एज अ रिजल्ट ऑफ डिविजन। तो देखिए सिर्फ और सिर्फ फर्क क्या था, जो एक्चुअल वैल्यू है वो मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही है तो उसकी कैलकुलेशन में फर्क था। एरर की कैलकुलेशन तो बिल्कुल सिमिलर है, और यही एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमने देखा। तो मुझे बताइएगा यहाँ तक की बातें आप लोगों को क्लियर हुई। अच्छा ये मैंने 4.2 लिख दिया, मैं गलत कर दिया, सॉरी सॉरी, थैंक यू सो मच। ये हमने 0.38 निकाला, ये हमने, एक सेकेंड, मैंने क्या गड़बड़ की है, नहीं 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 नहीं, हमने सही लिखा था देखो, परसेंटेज बेटा 4.2 की निकाला था हमने, 0.38 हमारे पास एक्चुअल आंसर, वो हमने बिल्कुल सही किया था। 4.2, यहाँ देखिएगा मैंने कहा था, मैंने पहले एरर निकाला है परसेंटेज फॉर्म में, तो ये 4.2% आपके पास बिल्कुल सही निकला है, एंड 0.38 आपके पास एक्चुअली एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, ये देखा आपने। चलो अब इसको हम रखेंगे यहाँ तक, इसके आगे फर्दर क्या चीजें नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्या आ रहा है वो जरा मैं आप लोगों को बताया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आ रहा है रूल्स फॉर पावर, रूल्स फॉर कांस्टेंट्स एंड कोएफिशिएंट्स,
और फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग देख रहे हैं इसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेसिमल प्लेसेस की ट्रीटमेंट्स, ठीक है। कि मैंने इसको 9.0 क्यों लिख दिया था अचानक 9 से 0.38 की वैल्यू को देख करके या व्हाट्सएवर, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, ठीक है। तो अगली क्लास में